अस्सलाम वालेकुम। अब हमने पढ़नी है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी पेप्टिक अल्सर डिजीज़। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ क्या है? इट इज़ मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद एच पायलोरी इन्फेक्शन और एनसेड्यूज। ये दो इसकी मेजर रीजंस हैं, मोस्ट कॉमन। ठीक है, उसके बाद है द इम्बैलेंसेस ऑफ म्यूकोजल डिफेंसेस एंड डैमेजिंग फोर्सेस दैट कॉज क्रोनिक गैस्ट्राइटिस आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर पीयूडी। ठीक है, इसका आपका लीनिएज क्या होगा कि एच पायलोरी या ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी। ठीक है, इन्फेक्शन होगा, उसके बाद पेशेंट को क्रोनिक गैस्ट्राइटिस डेवलप होगा और वो फिर उसको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो जाएगी। इस तरह से ये चलता है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ एक्यूट गैस्ट्राइटिस में बहुत लीस्ट लाइकली है, और एनसेड्यूज से भी हो जाती है। NSAID is becoming the most common cause of gastric ulcers as H. pylori infection rates are falling. ठीक है, उसके बाद जी पैप्टिक एसिड इंड्यूस्ड पैप्टिक इंजरी में अकर इन द इसोफेगस एज अ रिजल्ट ऑफ एसिड रिफ्लक्स, उसको हम गर्ड कहेंगे। ठीक है, और जो एसिड सिक्रीशन की वजह से होगी उसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं, और वो आपके गैस्ट्रिक में भी हो रीजन में भी हो सकती है, डोडेनम में भी हो सकती है। ठीक है, पेप्टिक इंजरी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद गैस्ट्रिक हेट्रोट्रोपिया, यानी थोड़ा सा गैस्ट्रिक टिश्यू वहाँ अगर डेवलप हो जाए एबनॉर्मली तो वहाँ पर जो है वो डेवलप हो सकता है। उसके अलावा मैकल्स डाइवर्टिकुलम के अंदर भी अगर गैस्ट्रिक टिश्यू चला जाए तो वहाँ भी हो सकता है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी को छोड़ दें, पैथोजेनेसिस पर आते हैं। पैथोजेनेसिस में इसकी क्या है? पैथोजेनेसिस आपने इसकी वैसे तो मेनली पढ़ ली हुई है, बट अब अगर इसको पढ़ लेते हैं तो इसमें आपने इसमें से बस ये देखना है कि पीयूडी 70% जो है वो एच पायलोरी इन्फेक्शन से होता है। ठीक है, और इसमें अल्सर्स डेवलप होते हैं, इसीलिए हम इसको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कहते हैं। ठीक, gastric acid is fundamental to the pathogenesis of PUD. Hyperacidity may be caused by H. pylori infection, parietal cell hyperplasia अगर हो जाए, या excessive secretory responses हो जाए ड्यू टू Zollinger-Ellison syndrome, या गैस्ट्रीनोमा है जिससे गैस्ट्रिन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है। Insufficient inhibition of stimulatory mechanisms such as gastrin release may also contribute, यानी ऐसी चीज़ें जो उसको स्टिमुलेट कर रही हैं अगर उनकी इनहिबिशन ख़त्म हो जाए तब भी एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, जैसे Zollinger-Ellison syndrome में हो रहा था। उसमें मल्टीपल अल्सरेशंस डेवलप हो जाते हैं स्टमक के अंदर, डुडेनम के अंदर, इवन जेजिनम के अंदर। ठीक है, फिर वो क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि गैस्ट्रिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो रहा होता है, ट्यूमरस गैस्ट्रिन का ट्यूमर बन जाता है गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग सेल्स का, एंड द रिजल्टिंग मैसिव एसिड प्रोडक्शन लीड्स टू द डिजीज़। ठीक है, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन होती है। उसके अलावा अल्सरोजेनेसिस में इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हैं? क्रोनिक एनसेड्यूज है, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग है विच इम्पेयर्स म्यूकोजल ब्लड फ्लो एंड हीलिंग, और मैंने आपको म्यूकोजल ब्लड फ्लो का क्या फंक्शन है वो बता दिया था। हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इम्पेयर करते हैं, उसकी वजह से भी हीलिंग अफेक्ट होती है। पेप्टिक अल्सर्स आर मोस्ट फ्रीक्वेंट इन इंडिविजुअल्स विद अल्कोहलिक सिरोसिस, COPD, क्रॉनिक रीनल फेलियर, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, और जो लास्ट टू कंडीशंस हैं विच इज क्रोनिक रीनल फेलियर एंड हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, इसमें ब्लड में कैल्शियम लेवल्स बढ़ जाते हैं जो कि गैस्ट्रिन प्रोडक्शन को अगेन स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। सो ऑल दीज कॉजेज लीड टू पेप्टिक अल्सर डिजीज। मॉर्फोलॉजी क्या है, यानी अगर इसकी पैथोजेनेसिस आपसे पूछी जाए तो आपने बताना है पहले कॉजेज वाइज क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं, उसके बाद आपने बताना है कि इसके अंदर हाइपर एसिडिटी हो जाती है ड्यू टू एच पायलोरी इन्फेक्शन, ड्यू टू हाइपरप्लेजिया ऑफ द गैस्ट्रिन पेराइटल सेल्स, और कोई गैस्ट्रिनोमा हो सकता है, गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग ट्यूमर हो सकता है जो ज़्यादा गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन होगी और उससे फिर वो अल्सरेशन डेवलप होगी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी अगर देखी जाए जी, it is more common in the proximal duodenum than in the stomach. Duodenal ulcers usually occur in a few centimeter of pyloric valve, यानी ये duodenum में ज़्यादा कॉमन है than in the stomach. ठीक है, और उसके बाद आपने बताना है कि इसमें द क्लासिक जो इसकी लीजन्स होती हैं दे में बी शैलोअर एंड दे में बी डीपर, डिपेंड्स उनका कितना सेंटीमीटर एरिया वो कवर कर रही हैं। ठीक है, क्लासिक पेप्टिक अल्सर ये इसकी मॉर्फोलॉजी है, वो शार्पली पंच्ड आउट डिफेक्ट होता है, बहुत शार्पली डिमार्केटेड होता है, बेस उसकी स्मूथ और क्लीन होती है एज अ रिजल्ट ऑफ पेप्टिक डाइजेशन ऑफ एक्सुडेट, क्योंकि पेप्सिनोजन उस एरिया को डाइजेस्ट कर लेता है। और जब आप हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे देखते हैं तो उस नेक्रोटिक टिश्यू के नीचे हाईली वास्कुलर ग्रेनुलेशन टिश्यू डेवलप हुआ होता है। ऑनगोइंग ब्लीडिंग विद इन द अल्सर बेस में कॉज लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज, और अगर ये अनट्रीटेड रहे तो वहाँ पर एपिथेलियम पूरी ब्रीच कर जाएगी, पूरी वॉल ऑफ स्टमक ब्रीच कर सकती है और परफोरेशन हो सकती है, विच इज़ अ सर्जिकल एमरजेंसी। ठीक, अच्छा, इसके क्लिनिकल फीचर्स बहुत ही सिंपल है। एपिगैस्ट्रिक बर्निंग और इचिंग पेन होगी, उसके अलावा पेशेंट विल प्रेजेंट विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फ्रैंक हेमरेज और परफोरेशन। ठीक है, परफोरेशन क्यों होती है वो हमने ऊपर डिस्कस कर ली। ठीक है, उसके अलावा जो है चूँकि इसमें आपकी डिफरेंट iron deficiency anemia is basically due to the hemorrhage that is being occurring during the disease process. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। उसके अलावा जी पेन जो है वो मील्स के बाद वर्सन हो जाती है, और इट ऑल्सो वर्स एट नाइट एंड इज़ रिलीव्ड बाय एनी अल्कली, जो कि एसिड के
न्यूट्रलाइज कर दे, या ऐसी कोई ड्रग जो एसिड के रिलीज को कम कर दे, लाइक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ऐसी ड्रग से फिर उसको रिलीव मिल जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद जी इसके क्लिनिकल फीचर्स में और ऐसा कुछ खास बात नहीं है। थेरेपी में इसकी हम लोग ट्रिपल थेरेपी यूज़ करते हैं, एच पायलोराई पर्टिकुलरली अगर इन्वॉल्व है तो, और इरेडिकेशन करते हैं उसकी। और बाकी में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ऑटो इम्यून वाले के अंदर फिर इम्यून मॉड्यूलेटर्स और इम्यूनोस्प्रेसिव ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट टॉपिक है म्यूकोजल एट्रोफी एंड इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया। कॉम्प्लिकेशंस हम लोग डिस्कस करनी है। पहली कॉम्प्लिकेशन वी हैव डिस्कस्ड, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है। सेकंड इज म्यूकोजल एट्रोफी ड्यू टू द क्रोनिक इंसल्ट टू द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, वहाँ पर म्यूकोजल एट्रोफी हो सकती है। और मैंने आपको बताया था इसोफेगस और स्टमक में जब क्रोनिक इंसल्ट चलती है तो वहाँ की एपिथेलियम चेंज हो जाती है इनटू द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, जिसको हम इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सो इसकी बस 2 लाइनें पहले आपने पढ़नी है। लॉन्ग स्टैंडिंग क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में भी एसोसिएटेड विद इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, और उसमें क्या होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन के सेल्स यहाँ आ जाएंगे, दैट इज द बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ गॉबलेट सेल्स। ठीक है, और दिस विल इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। ये भी एमसीक्यू है कि कौन सा कार्सिनोमा डेवलप होने के चांसेस होंगे। सो दैट वुड बी गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, इसमें से बस यही 2 करना है आपको। कॉम्प्लिकेशंस के नाम आने चाहिए, पेप्टिक अल्सर डिजीज होगी, म्यूकोजल एट्रोफी, इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया, और फिर डिस्प्लेजिया एट द एंड ऑफ, कि अगर इंसल्ट हमने इस स्टेज पर भी रिपेयर नहीं की तो उसके बाद सेल्स बिकम एबनॉर्मल, इरेगुलरली अरेंज्ड, नॉट रिजेंबलिंग द ओरिजिन फ्रॉम वेयर दे आर ओरिजिनेटेड, they become dysplastic. Chronic gastritis exposes the epithelium to inflammation related free radical damage, वहाँ free radicals बन रहे हैं due to the continuous action of macrophages और phagocytes, other phagocytes and proliferative stimuli as well। क्योंकि chronic जब भी inflammation होती है ना, अगर आपको inflammation का टॉपिक याद हो तो साथ में regeneration हो रही होती है, तो वो जो आपकी हीलिंग साथ साथ चल रही है, दैट इज कॉजिंग प्रोलिफरेटिव स्टिमुलाई, दैट हैज प्रोलिफरेटिव स्टिमुलाई इन इट एज वेल। तो दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही होती हैं। ओवर टाइम दिस कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक ऑल्टरेशंस दैट रिजल्ट इन कार्सिनोमा। ठीक है, तो ये सब कुछ जब एक्यूमुलेट होता रहता है तो फिर कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। प्री इन्वेसिव इन साइटू, यानी शुरू में पहले तो बिनाइन लीजन बनती है जो उसी जगह पे रहती है, कोई डैमेज नहीं, बट व्हेन इट बिकम्स क्रोनिक फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने सेल्स ने डिस्प्लास्टिक होना शुरू किया। फिर अभी भी वो इन्वेड नहीं करेंगे अंडरलाइन टिश्यू को, दे बिकम इंटैक्ट, और वो अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन को जब तक उन्होंने ब्रीच नहीं किया तो उसको हम इन साइटू कहेंगे, प्री इन्वेसिव इन साइटू लीजन। ठीक है, और जब वो इन्वेड कर जाएगा तो फिर इट बिकम्स मेलिग्नेंट। ठीक है, और जो प्री इन्वेसिव साइटू इन साइटू लीजन है, हिस्टोलॉजिकली वो आपको डिस्प्लास्टिक नजर आएगी, और उसमें एपिथेलियल साइज, शेप, ओरिएंटेशन, सेल्स की टेक्सचर, हाइपरक्रोमेसिया होगा, ये सब कुछ चेंज हुआ होगा नॉर्मल सेल्स की निस्बत। तो ये डिस्प्लेजिया है सिंपली। यहाँ पर इन्होंने इसकी समरी लिखी हुई है, समरी बहुत अच्छी होती है। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है और आप चाहते हैं उसको थोड़ा सा मिनिमम वर्ड्स के अंदर रिवाइज कर लें तो यू कैन रीड दैट। ठीक है, सो उसके बाद जी ये हमारे हो गया सारा आपका गैस्ट्राइटिस का टॉपिक। ठीक है, गैस्ट्राइटिस में क्या क्या आता है, उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, एंड इट कैन इवेंचुअली लीड टू कार्सिनोमा इफ लेफ्ट अनट्रीटेड।